नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। वही सोचा अभी तक आप आए कहाँ है नहीं। चलिए बताइए क्या क्या है 108 में अनुच्छेद है। 108 में संयुक्त पेट्रो हाँ। विधेयक 110, धन विधेयक धन विधेयक 117। धन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति। हाँ, इसमें मतलब धन विधेयक इस आधार पर इसकी सिफारिश पर ही धन विधेयक आता है। इसमें अरे ये दोनों मिला के ही तो राज्य विधानमंडल है ना, है कि नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। उपाध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा का सभापति किसको देगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ठीक। राज्यसभा के जो सदस्य है उनका आयु मतलब उनका टेनर कार्य अवधि कितने साल का होता है। 6 साल 6 साल। विधान परिषद के सदस्यों की 6 साल 5 साल क्या। उसका 5 इयर्स रहता है। यार आप लोग सब कल क्या बोला था। विधान सभा इजगल टू लोकसभा और विधान परिषद सिमिलर टू राज्यसभा। जब इसका 6 साल है तो इसका भी तो 6 साल ही होगा ना महाराज। हाँ, हाँ। बंद करिए। 17 आहूत कौन करता है। किसी भी सेशन को बुलाते कौन है। आहूत मतलब आहुति देना कौन करते हैं। राष्ट्रपति और अगर ये राज्य के संदर्भ में होगा तो राज्य के संदर्भ में होगा तो राज्यपाल। उच्च सदन किसे कहा जाता है। राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा राज्यसभा का विघटन होता है कि नहीं। नहीं होता है नहीं होता है विधान परिषद का विघटन होता है कि नहीं। नहीं होता है विधान परिषद के लिए मिनिमम सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। किसके लिए विधान परिषद 30 साल 30 इयर्स विधान परिषद वर्तमान में कौन कौन से राज्य में है अभी। बिहार आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बेटा कल हम लोग पढ़े एक बार अलग से दिमाग नहीं लगा सकते थे कि विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है कौन से में नहीं है। 24 घंटा क्या किया आप लोग। जम्मू कश्मीर में भी है सर। ये जम्मू कश्मीर कब से हो गया। क्या बोला सर। जम्मू कश्मीर कब अलग हुआ और कब से हो गया। 19 सितंबर 2019 से 2019 में। हाँ तो हाँ विधान परिषद है जम्मू कश्मीर में। तेलंगाना जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है। नहीं है। क्या रे जनक करंट अफेयर्स का मास्टर क्या हो गया। ऊपर से ही चुपचाप पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक महाराष्ट्र इतना में ही तो है और कहीं है क्या। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कोई बिहार बोलेगा डायरेक्ट केरल बोलेगा कर्नाटक बोलेगा ऐसे थोड़ी होगा। उत्तर प्रदेश से शुरू करे एकदम तब लगेगा कि चलो इनके पास जियोग्राफी का भी नॉलेज है। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है कैसे बोलना है। गुड। कल हम लोग लास्ट क्या था कल का देखे थे हेडिंग। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। लिखते हैं सर। तो बताइए लास्ट कल क्या हेडिंग था। डैम लॉक
लैम्डा क्या डैम्डा कह रहे हैं? ये लैम्डा जो 17 है ये राज्यसभा में होगा क्या? राज्यसभा में? हाँ बताइए। राज्यसभा में नहीं होगा। नहीं होगी, वहाँ एक बार थोड़ी ना इलेक्शन हो रहा है, वहां तो अलग अलग टाइम पे होगा, हर 2 साल में इलेक्शन होगा, 1/3 निकलेगा, तो किसको देना है किसको नहीं देना, तो इसलिए ये सिर्फ लोकसभा में ही हम लोग को मिलता है। कल 1 तक हुआ था ना? प्रश्न का नाम सुने हैं ना? सुनो कल ना। हाँ। अरे जो बोल रहा हूँ उसको पहले सुनो ना विष्णु, ऐसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। सुनो कल बोला जाता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल, प्रश्नकाल और शून्यकाल में क्या है बताइए, किसी को आइडिया है तो? प्रश्नकाल में ये जो जो सदन चलता है, सदन हम लोग का चलता है 11 AM से चलता है, ठीक ना? तो जो 11 से 12 बजे तक जो रहता है, ये वाला जो टाइमिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। इसमें जनरली प्रश्न पूछा जाता है ये, और ये जो प्रश्न होगा कितने प्रकार का होगा? तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी प्रश्न। तो टोटल जो सदन में जो प्रश्न काल में प्रश्न पूछा जाता है, ये जनरली 4 टाइप से होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी प्रश्न। तो जो भी बहस होते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसमें एराइज होता है, उसके बाद ही होता है। तारांकित का मतलब होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक। तो इसमें जो है ना प्रश्न, कोई MP या MLA जो भी है, किसको पूछेंगे? मंत्रियों को, कि अगर जो संबंधित मंत्री है उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ है, या कौन सी स्कीम में सही से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कौन पूछेगा? सदस्य पूछते हैं। किसको पूछ रहे हैं? अरे किसको पूछते हैं? जो मंत्री होंगे। अब अगर ये मौखिक रूप से पूछ रहा है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप मेरे को लिख के दीजिएगा कि मौखिक रूप से बताइएगा। मौखिक में? मौखिक, हाँ। तो अगर मौखिक रूप से पूछा जाता है तो उसका आंसर भी मौखिक आएगा। मान के चलिए इन्होंने जो पूछा, जैसे जयराम महतो ने स्वास्थ्य संबंधित किसको पूछा? इरफान को, इरफान अंसारी को पूछेंगे ना अगर हाँ। लेकिन अगर मान के चलो उनकी बातों में इनको फिर से समझ में नहीं आएगा, तो फिर दोबारा पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। तो जो दोबारा क्वेश्चन फिर से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोला जाता है अनुपूरक प्रश्न। तो अनुपूरक प्रश्न हम लोग को तभी संभव है जब मौखिक रूप से होता है। अगर मान के चलिए, अजी समझ में आ गया ना? लेकिन इसका अगर मान के चलिए इसके पास सही जवाब नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री को या जो भी मंत्री का हेड है उसको जवाब दे कि उसका सही आंसर उसको देके इसको सेटिस्फाई करे। तो जब इरफान अंसारी सही आंसर नहीं दे रहे थे तो कौन दे रहा था फिर? हेमंत सोरेन दे रहे थे ना? थोड़ा यूट्यूब देखा करिए और पॉलिटिक्स देखा करिए। देखते हैं कि नहीं देखते आप लोग? हाँ।
तो वही सब चीज है, मैं कोई पार्टी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, जो आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, जो समझ में हम लोग का आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मौखिक रूप से हैं, अगर क्वेश्चन सा उनका रिप्लाई अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अनुप्रक्त प्रश्न किसमें पूछा जा सकता है? तारांकित प्रश्न में। इसमें क्या होगा? मौखिक रूप से ही होगा। अतारांकित का मतलब होता है मौखिक नहीं, लिखित होगा। इसमें क्या होगा? लिखित रूप से। लिखित। कोई सदस्य क्वेश्चन किसको पूछेंगे? मंत्री को पूछेंगे। किस भाषा में? लिखित रूप से। तो जब ये लिख के पूछेंगे उसके पास पहुंचेगा तो अभी तो बाद में लिख के ही देगा ना। जी सर। तो उस टाइम उतना टाइम होगा क्या फिर से उसको लिख के आंसर दो? मतलब अगर उसका इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दोबारा उसको लिखने का उतना मतलब समय नहीं रहता है। तो इसलिए अनुपूरक प्रश्न अतारांकित प्रश्न में नहीं आता है। मतलब जो प्रश्न करके जो अतारांकित प्रश्न होगा उसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं आता है। समझ में आया? और ये सब के लिए कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले सदन में देना होता है कि मुझे क्वेश्चन उठाना है। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि नहीं? आज जाके तुरंत कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा वैसा नहीं होता है प्रश्नकाल में। प्रश्नकाल में पहले से आपको बताना होगा कि मुझे क्वेश्चन पूछना है। ठीक। अल्प सूचना, ये 10 दिन पहले इसमें दिया जाता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्या क्वेश्चन पूछना है, ये 10 दिन पहले इसमें दिया जाता है। तो अल्प सूचना प्रश्न में ये लिखित या मौखिक जिस रूप में चाहे आप इसका मंत्री को आंसर देना पड़ता है। इसमें अल्प सूचना प्रश्न में। और उसके बाद निजी प्रश्न होता है। निजी उसके लिए होता है जो गवर्नमेंट जिस पार्टी का है उनके उस सदस्यों के लिए, उन सदस्यों से होगा जो मंत्री पद में नहीं है। जो मंत्री पद में नहीं है उस सदस्यों को प्रश्न पूछा जा सकता है। किसमें? निजी प्रश्न में। निजी प्रश्न में किसी मंत्री को क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। समझ में आएगा इतना दूर? यस सर। मिटा दें? किसी को कुछ डाउट? कौन नेता या कौन पार्टी कितने मिनट बहस करेंगे ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर। शून्यकाल 12 बजे को कभी कभी क्या ऐसे भी तो दिखाया जाता है ना, जब 12 बजता है तो। जी सर। तो इसलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। जो 12 बजे से 1 बजे तक जो चलता है मीटिंग बैठक, इसको शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। शून्यकाल में क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ पे? शून्यकाल में। इसके लिए पहले से बताने की जरूरत नहीं होता है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है। ठीक ना? कहीं डाउट? नहीं सर। तो ये सब ये रहता है। उसके बाद फिर शून्यकाल होगा, फिर खाने का टाइमिंग होगा वो लोग का, वैसे चलते रहता है। मिटा देना। बिल्कुल। प्रश्नकाल शून्यकाल होगा। जो भी अब प्रस्ताव देखिए, अब क्या होता है, जो भी बिल आता है वो एक प्रस्ताव के रूप में ही तो आता है ना। फिर बिल आएगा, सदन में बहस होगा, वाद विवाद होगा, फिर उसको पारित किया जाएगा। सदन में पारित होगा तो फिर कहाँ भेजा जाएगा?
अगर ये लोकसभा से आया तो यहाँ अगर अध्यक्ष साइन कर दिया तब कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा कि नहीं? राज्यसभा। और अगर ये राज्यसभा से आया तो बहस होगा प्रस्ताव, फिर सभापति पारित करेंगे और फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा। और जब दोनों से पारित होगा तो कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो ये क्या बनेगा? एक्ट बन जाएगा, नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो संसद में राष्ट्रपति को इसलिए ही रखा जाता है क्योंकि जब बिल को एक्ट बनाने के लिए, जो भी प्रस्ताव है उसको कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सिग्नेचर जरूरी होता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होते हैं क्या? नहीं। वेरी गुड। आगे चलें। तो अब हम लोग कुछ कुछ प्रस्ताव देखेंगे। हाँ, कुछ डाउट है क्या? सर संसद का सदस्य तो होते हैं ना? संसद के सदस्य लोकसभा, नहीं। राज्यसभा, राष्ट्रपति। अरे मतलब तो एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलके ही तो संसद बनता है। मतलब बोलने का मतलब वो चुन के नहीं आता है ना, एमपी नहीं होते हैं ना वो। संसद के भाग हो सकते, संसद के भाग है लेकिन संसद का सदस्य नहीं हो रहा है ना। अभिन्न भाग। टाइम में कोई भी पद पर संसद में राष्ट्रपति भी है, ठीक ना, लेकिन उसका जो सदस्य है, सदस्य में कौन आता है? एमपी और ये सॉरी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये इसका भाग है, संसद का भाग है, अभिन्न भाग है, स्टेटमेंट वो आता है, ठीक ना। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है और संसद के सदस्य में दो ही होता है, कौन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और अभिन्न भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बिना फिर वो ये लोग का जो भी साइन किया हुआ, जब तक ये साइन नहीं करेंगे कुछ काम होने वाला है नहीं। समझे? यस सर। डाउट क्लियर हो गया ना? कौन पूछ रहे थे? यस सर। हाँ, ठीक। प्रस्ताव में जैसे कि कोई भी पार्टी होंगे तो उसको सरकार बनाने के लिए सबसे पहले क्या बोला जाता है? विश्वास पहले पारित करिए। तो विश्वास प्रस्ताव सबसे पहले आता है। विश्वास प्रस्ताव अगर मान के चलो हमारे यहाँ कितना है, मैं एक्चुअली संसद को नहीं, मैं दोनों का एक ही बात है। अगर मैं लोकसभा, अगर मैं क्या बोलेंगे राज्य विधानमंडल की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो किसकी बात हो रहा है? लोकसभा की बात हो रहा है ना। कैसे क्या? अच्छा सॉरी, विधानसभा की अगर बात कर रहा हूं तो क्या लोकसभा की बात हो रहा है ना। तो अगर झारखंड को यहाँ इसलिए करेंगे कि हम लोग झारखंड में ज्यादा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एज ए भारत संघ के तुलना ज्यादा होगा, यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत जान पहचान रहेगा सबसे। तो हमारे यहाँ कितना है टोटल एमएलए? 81। इसमें अगर सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए हम लोग को? 41 प्लस मतलब 42 चाहिए कि नहीं? हाँ सर। अभी कोई भी पार्टी सरकार बनाएंगे तो उसके लिए कितना 42 सदस्य होगा। तो जेएमएम हो या बीजेपी हो, जो भी है, जो भी 42 जिनके पास सदस्य होगा उसके पास फिर वो दिखाना भी तो पड़ेगा ना सदन के अंदर कि हाँ मेरे पास इतना व्यक्ति है, या सिर्फ बोलने से ही होगा? प्रस्तुत करना होगा ऑन द फ्लोर में। तो जो भी होता है कि जो सदन में वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हाँ इतने लोग मेरे साथ है। अरे उसी टाइम तो आंध्र प्रदेश या कहाँ गए थे जो लेके गया था जेएमएम वाले अपने सब कैंडिडेट को, ताकि खरीद बिक्री ना हो। कहाँ ले गए थे? हाँ छत्तीसगढ़। कहाँ ले गए थे?
अच्छा हाँ, तो उस टाइप से घुमाते रहते ताकि वो लोग डायरेक्ट यहाँ के एक बार विश्वास करा दे और बाकी किसी और से कांटेक्ट में ना रहे, ताकि वो हिस्से में बेचा ना जाए एक दूसरे को। तो ऑपरेशन लोटस को बचाने के लिए तो इधर उधर ले जा रहा था ना हेमंत सरकार उस टाइम। तो वही सब चीज है। तो और डायरेक्ट अगर क्या करते हैं, एक ही बार फ्लोर में आके सदन में आके अपना 42 को साइन करवा के प्रस्ताव दे देता है, तब क्या होता है, सरकार बन जाती है तब तक। तो बोलने का मतलब है कि अगर विश्वास प्रस्ताव अगर दिखा पाए तो ही सरकार बनेगी, अगर यहाँ दिखा नहीं पाए, विश्वास प्रस्ताव अगर ये पारित नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, सरकार फिर उसके द्वारा फिर नहीं बनेगा जो चाहते हैं। या जो अभी जो है जिसकी सरकार है उसके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, कौन सा विश्वास, अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है, और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, विपक्ष के लोग लाएंगे कि जो इसका पास सत्ता है वो लाएंगे, विपक्ष बीजेपी। तो विपक्ष जो लाएंगे, और अगर इसको ये लोग पारित कर देते हैं सदन में, तो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार तुरंत गिर जाएगी। हाँ, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाती है, और विश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार बनती है। समझ में आया ना? यस सर। गुड। अरे बाकी लोग समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। हाँ, good। आया सर। अब लग रहा है। विश्वास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एक होता है। कौन सा प्रस्ताव? निंदा। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो इसके लिए कारण बताना जरूरी है कि नहीं? यस सर। अरे मैं आपको विश्वास नहीं करता हूं, मैं इसके लिए आपको कुछ कारण बताना मेरे लिए जरूरी है क्या? हाँ, क्या सर? मैं आप मेरे को आपसे विश्वास नहीं है, ठीक ना? तो उसके लिए मैं कारण आपको बताऊंगा, ये जरूरी है क्या? अरे इमोशंस में मत जाना कि आप बोले काहे नहीं बता रहे हो, क्या है, क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, वो दूसरा मैटर है, लेकिन वो बताना जरूरी है क्या? नहीं सर। नहीं, दूसरी बात, उन लोग को डाउट लगा इसलिए अविश्वास। हाँ, तो इसलिए कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ आपका निंदा करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ का कुछ रीजन देना होगा ना, या ऐसे आपका मैं निंदा करूंगा, नहीं। कुछ कारण बताना होगा ना, तभी तो मैं किसी के बारे में गलत बोल सकता हूँ। अविश्वास है ये मेरे मन में है, उसके लिए कोई एकदम कंक्रीट सबूत होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी के सामने किसी के बारे में निंदा कर रहा हूं तो उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्ट तो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इससे ही मैं किसी को निंदा नहीं कर सकता हूं ना। जी सर। हाँ, इसलिए निंदा प्रस्ताव लाने के लिए कारण बताना जरूरी है। ठीक। वो निंदा प्रस्ताव किसके लिए लाएंगे, जो सरकार में उसका निंदा करेंगे, या जो विपक्ष है उसका सरकार निंदा करेगी? सरकार नहीं, जो विपक्ष में वही ना निंदा करेंगे, सरकार थोड़ी ना निंदा करेगी, सरकार तो खुद है। तो ये निंदा प्रस्ताव कौन लाएंगे, विपक्ष के दल, और इसके लिए कारण बताना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएंगे, विपक्षी दल, लेकिन इसके लिए कारण बताना जरूरी नहीं है। गुड। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नाम से ही पता चल रहा है कि ध्यान आकर्षण करना है। संसद चल रहा है, सदन चल रहा है, अचानक कुछ हो गया, अब उसके बारे में सदन को बताना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मान के चल रहे हैं अभी मानसून मानसून नहीं, अभी तो शीतकालीन सत्र आएगा, शीतकालीन चल रहा है, इसी टाइम चाइना ने भारत के अंदर घुस गया, तो उसको तुरंत सदन में लाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। हाँ,
तो इस टाइप से जो आता है उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बोला जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो भी डिबेट हो रहा है उसको बंद करके इस टॉपिक पे बात किया जाएगा। किस पर? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर। समझ में आया? अरे हाँ कि ना? अरे दो ही आदमी बोलते हैं, बाकी लोग भी तो बोल सकते हैं अलग, अगर वो लोग चुप हैं तो। क्या हुआ जनक? हाँ, जनक चला गया लग रहा है। नहीं तो अच्छा, मान के चलिए अभी सदन होने जा रहा है, ठीक। सभी अभी मान के चलिए सत्ता में किसका, जेएमएम की सरकार है ना झारखंड में। यस सर। इसके पास लगभग कम से कम 42 मेंबर तो होंगे ही, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर। लेकिन 55। ये लोग भी तो कहीं ना कहीं दूसरे अलग अलग क्षेत्रों से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो ये लोग अपनी राय सदन में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखने का पावर रहेगा कि नहीं रहेगा? चाहे जेएमएम की हो रखना चाहिए। या जेएल केएम की हो या बीजेपी की है, कोई भी जो सदस्य है वो अपना बात सरकार को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सरकार पर सदन में रखना है। रखना है। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है हम लोग को आर्टिकल में जो पावर मिलता है कौन सा बताइए? संसदीय विशेषाधिकार जो बोलते हैं, बताइए। 105 संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसके तहत संसद को, मेंबर को अपनी क्षेत्र की जो चुनौती है वो सरकार के सामने, उनकी सरकार के पटल में रखने की इसमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्र है कौन? संसदीय विशेषाधिकार। संसद के दौरान जो लाइव टेलीकास्ट करने का अधिकार भी हम लोग का इसी आर्टिकल में आता है। किसमें? आर्टिकल 105। जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है ना, पहले वो माना किया गया था लेकिन बाद में उसको भी लाया गया, क्योंकि सदन में क्या हो रहा है बाकी आम आदमी को भी देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो संसदीय विशेषाधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद याद रखना है। कितना है? 105। अभी तक इतना हम लोग कर चुके हैं ना। 105 संसदीय विशेषाधिकार, 108 संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक, 111 राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हाँ करेंगे ना करेंगे या अपने पास रखेंगे विधेयक पर, ये यहाँ पे है और इसका अभी चर्चा करेंगे। और 117 क्या है? वित्त विधेयक या धन विधेयक के लिए सिफारिश करना यहीं से होता है, ठीक है ना? आप लोग को बोरिंग नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, इंटरेस्टिंग है। गुड। जानने की उत्सुकता। जो भी आता है सबसे पहले क्या विधेयक होता है ना, बिल यही होता है ना। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? जो भी हम लोग सदन में लाएंगे उसके लिए जो विधेयक होंगे, बिल होंगे, कितने प्रकार का होता है? एक होगा आपका साधारण विधेयक, एक होगा हम लोग का वित्त विधेयक। कौन सा? वित्त विधेयक। विधेयक को क्या बोला जाता है? बिल। फिर आएगा धन विधेयक। विधायक नहीं समझना, ठीक है ना? और उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक। अभी हम लोग को इसके बारे में पता है ना, आर्टिकल 110
धन विधेयक को कौन बोल सकता है कि ये धन विधेयक है? कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक में क्या होता है कि टैक्स को बढ़ा देना, घटाना, ब्याज राशि को बढ़ाना, ये सब किसमें आएगा? धन विधेयक में। वित्त विधेयक में ये सब को छोड़कर बाकी संविधान क्या लिखा सर? ब्याज। संविधान। संविधान संशोधन विधेयक। सर लास्ट वाला। संविधान संशोधन विधेयक। टैक्स से बढ़ाना, कम करना, ब्याज रेट को बढ़ाना, घटाना, इस टाइप से छोड़कर बाकी जितना भी वित्त से संबंधित आएगा वो किस में आएगा? वित्त विधेयक में। धन विधेयक। अरे धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितना भी, जैसे कि फाइन मानना, कितना फाइन लगाना है, चालान वसूल करना है, लाइसेंस में कितना पैसा लेना है, दारू के लाइसेंस में कितना पैसा लेना है, तो ये सब किस में आएगा? सब वित्त विधेयक में। और इसका आर्टिकल है, जैसे जो भी इसमें फाइन वगैरह आएगा, फाइन लगेगा, लाइसेंस के लिए जो पैसा लगता है वो लगेगा, तो ये सब में आएगा। ये वित्त विधेयक 1 एक होता है और एक वित्त विधेयक 2 होता है। और आर्टिकल की बात किया जाए तो 117 का 1 और 117 का 3, ये 2 विधेयक होता है इसमें, वित्त विधेयक में। साधारण विधेयक जो सिंपल है, जिसमें वित्त से संबंधित नहीं है, कुछ भी फाइनेंशियल तरीके से नहीं है, जैसे कि मान के चलिए अभी जो एक्ट है, महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 1/3 जो रिजर्वेशन देने की बात किया गया, वो तो हालांकि वो संविधान संशोधन में आ गया, लेकिन अच्छा संविधान संशोधन में आएगा क्योंकि वहां संशोधन हो चुका है। कोई भी बिल मान के चले ना, जो भी मतलब थोड़ा बहुत नियम कानून बनाना है, ड्रेस कोड क्या होगा बच्चों का, अभी प्रार्थना में कौन सा गाना गाया जाएगा, तो उसके लिए जो सिंपल जो बिल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण बिल। समझ में आया? मजदूर के बारे में अगर कुछ उसका कुछ गाइडलाइंस आएगा या कुछ नियम बनेगा कि काम करना है, काम की, जैसे अभी झारखंड सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू किया कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी भी कराया जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 5 फीमेल वर्कर होना चाहिए। बाकी राज्य सरकार डिपेंड करेगा कैसे उसको सुरक्षा प्रदान करे। अभी ये चल रहा है ना बात? नहीं सुना तो थोड़ा सुना करिए, खाली रील्स चेंज करते रहिएगा तो चलेगा। अभी ये बात उठा है, शायद संसद की बात है, नियम बन रहा है ऐसा कुछ, तो उस टाइम से ये साधारण विधेयक में आएगा। वित्त विधेयक जो धन विधेयक को छोड़कर, तो वित्त विधेयक बड़ा है, उसका छोटा सा क्या है हम लोग का? एक धन विधेयक। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? और संविधान संशोधन विधेयक ये किसमें आएगा? आर्टिकल 368 और भाग कितना ही है? 20वां भाग में। विधेयक कितना है, ठीक ना? अब विधेयक ये जो है, ये एक्ट कब बनेगा? एक्ट बनने के लिए साइन चाहिए कि नहीं चाहिए? राष्ट्रपति का सिग्नेचर। हाँ, राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए इसमें। राष्ट्रपति का जो सिग्नेचर, मतलब जो भी आएगा उसको क्या राष्ट्रपति सबको साइन करेगा, या उसके पास भी उनको मन करेगा तो साइन करेगा, नहीं मन करेगा तो अपने पास रखेगा, और फिर भी और कभी कभी उनको डाउट लगेगा कि सही एक्ट है कि नहीं, तो फिर वो दोबारा यहाँ रिटर्न भी तो कर सकता है लोकसभा राज्यसभा को। एक बार करने का अधिकार है ना रिटर्न। तो ये जो उनके पास जो अधिकार है, अपने पास स्वीकार करने का अधिकार है,
अपने पास रखने का अधिकार है, स्वीकृति देने का अधिकार, अपने पास रखने का अधिकार जिसको पॉकेट वीटो बोला जाता है, और दोबारा लोकसभा या राज्यसभा को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के आने के बाद अगर सेम ही अगर फिर से जाएगा तो भी उसको साइन करना उनके लिए मजबूरी है राष्ट्रपति का, है कि नहीं? तो ये सब जितना भी विधेयक है सब क्या करेगा, एक एक करके जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर उसके बाद कहाँ, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे तो उसको अपने पास रखेंगे, मतलब या फिर उसको स्वीकृति देंगे और या फिर उसको दोबारा भेजेंगे। तो इसके लिए जो अनुच्छेद होता है, ये जो अधिकार है वो कौन सा, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति बिल पर अपना निर्णय देते हैं, चाहे वो स्वीकृति दे या फिर अपने पास रखे एज ए पॉकेट विटो, या फिर दोबारा संसद पर भेज दे पुनर्विचार के लिए। ये तीनों अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, अनुच्छेद 111। समझ में आया? धान विधेयक की शुरुआत कहां से होगा, कहां से? लोकसभा से। ये विशेष ये है कि कोई भी विधेयक जो है लोकसभा से ही शुरू होगा, जो धन विधेयक के रूप में आएगा। तो धन विधेयक जिसे यहाँ शुरू हो जाएगा तो ये कहाँ, राज्यसभा के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? लोकसभा में आया तो राज्यसभा के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन राज्यसभा इसको फिर से, मतलब राज्यसभा इसको संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे बाकी विधेयक जो भी है, मान के चले कुछ यहाँ ये मान के चले कहाँ गया है, लोकसभा से निकला है कुछ विधेयक, और ये कहाँ जा रहा है, राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा को अगर कुछ उसमें डाउट लगा या कुछ इसमें अच्छा करने के, मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो क्या मॉडिफाई कर सकता है, कौन, राज्यसभा, और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति को भेज सकता है। अगर और कोई अगर राज्यसभा से कोई नियम कानून बिल आ रहा है और ये लोकसभा में आ रहा है, तो लोकसभा भी उसको चाहे तो और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ परिवर्तन कर सकता है पॉइंट में, और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में ये राष्ट्रपति को भेजा गया। तो यहाँ क्या है, सुधार हो रहा है किसमें, साधारण विधेयक में। लोकसभा अगर भेज रहा है तो राज्यसभा में सुधार हो सकता है, या राज्यसभा अगर भेज रहा है तो लोकसभा में उसको सुधार करके राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। लेकिन धन विधेयक में जो भी भेजेगा उसमें राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकता है। जो लोकसभा लिखा है उसी को वो एज इट इज रहने देगा, उसमें संशोधन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो सिफारिश कर सकता है, सिफारिशें दे सकती है कि इसको थोड़ा आप चाहे तो सुधार लीजिए, बस सिफारिश देगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि धन विधेयक का पूरा पावर किसके पास आ रहा है, लोकसभा के पास, हाँ कि नहीं? नहीं समझे क्या? समझे कि नहीं आप लोग? कोई है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सिफारिश और ज्यादा से ज्यादा रोकेगा तो ये 14 दिन तक ही रोक सकता है। कौन, राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पूरा समझ में आ गया? धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होती है और ये तभी होगा जब ये पूर्व सहमति आता है। किसका पूर्व सहमति रहता है? राष्ट्रपति का, आर्टिकल 117 के तहत। फिर वो लोकसभा का चेयरमैन बोलेगा कि हाँ ये धन विधेयक है, फिर वो जो भी पॉइंट होगा फिर वो राज्यसभा को भेजेगा, राज्यसभा बोलेगा ठीक है आप भेज दीजिए, या फिर वो कुछ सिफारिश करेंगे कि हाँ ये कर लेंगे, या फिर राज्यसभा चाहे तो चुपचाप रह सकता है। तो अगर राज्यसभा चुपचाप भी रहेगा तो भी लोकसभा सिर्फ 14 दिन तक उसका वेट करेगा। अगर राज्यसभा फिर भी 14 दिन के बाद भी चुप रहेगा तो लोकसभा बोलेगा
चुपचाप ही रहिए, मैं इसको एक्ट में पारित कर देते हैं, उसको फिर दोबारा पूछने के लिए जरूरत नहीं है लोकसभा को। 14 दिन तक वेट करेंगे राज्यसभा का, समझे। तो इस तरीके से धन विधेयक का पूरी तरीके से जो है वो किसके अधीन रह जाता है, लोकसभा के अधीन। समझ में आ रहा है। अभी जो हम लोग का आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड साधारण विधेयक से पास नहीं हो रहा था, तो वहां क्या किए हम लोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालाकी करके उसको धन विधेयक का रूप दे दिया। और जैसे धन विधेयक का रूप दे दिया तो यहाँ किसका ये है, प्रभुत्व किसका है, लोकसभा का। और चूंकि लोकसभा का प्रभुत्व है और लोकसभा में ज्यादातर मेजोरिटी है, तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए क्या होगा, इसको यहाँ से निकलना हो आसान हो गया। तो धन विधेयक पहले मतलब जो अभी आधार वाला जो एक्ट है सबसे, उसको पहले विधि विधेयक लाने इसमें लाने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन उसको पता चल रहा है कि यहाँ पार करना मुश्किल है, तो इसलिए वो धन विधेयक के रूप में उसको लाया गया था। समझे। आधार कार्ड में धन का ये विपक्ष बोले कि इससे क्या रिश्ता है, लेकिन उसमें आया कि इसमें जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो भी तो एक धन का ही ये किया गया ना, तो उसको रेफरेंस देकर इसको धन विधेयक में लाया गया था। समझे। संविधान संशोधन, संविधान किसी एक का नहीं है, ना तो लोकसभा का है ना ही राज्यसभा का, तो इसलिए इसकी शुरुआत राज्यसभा हो या लोकसभा, कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। इसके लिए पूर्व सहमति जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति का पूर्व सहमति लेना जरूरी नहीं है। किसमें, संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो संविधान संशोधन के लिए 3 पॉइंट याद रखना है कि ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी पारित हो सकता है। इसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना जरूरी नहीं है, और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बाकी संयुक्त बैठक और एक है कि धन विधेयक में भी नहीं है। धन विधेयक खुद लोकसभा के पास है, तो उसमें भी जाहिर सी बात है संयुक्त बैठक नहीं है बात। तो लेकिन धन विधेयक में क्या है, पूर्व सहमति होना चाहिए और वो लोकसभा से ही आना चाहिए। समझ में आ गया ना दोनों में अंतर। यस सर। हाँ, आगे चले। बजट के बारे में आप क्या जानते हैं। आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ेंगे, चाहे 10 बजे या 10:30 बजे, ठीक ना। तो जो इसको भूख लग रहा है वो खाना खा लीजिए। 90% डाटा खत्म। 95 रील्स देखते रहिएगा तो क्या होगा दिन भर। हाँ, अच्छा लैपटॉप में दिया तो थोड़ा डाटा अधिक खा गया। आप भी तो महान इंसान है ना, लैपटॉप में ज्वाइन किए हैं। चलिए ओके। बजट, संविधान में कहीं बजट लिखा हुआ है क्या। हाँ नहीं सर। हाँ, संविधान में कहीं बजट लिखा हुआ नहीं है। तो बजट लिखा नहीं है तो क्या लिखा होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये कौन सा आर्टिकल में है, 112। आर्टिकल 112। तो अभी तक हम लोग के पास क्या क्या आया देखिए, 105 आया, 108 आया, 110 आया, 111 आया, 112 आया, 117 आया। इतना आया ना, अभी 100 के आसपास ही आया कि नहीं आया। जी सर। हाँ सर। और ये सब जितना आते रहेगा उतना आप लोग भी बढ़ते रहिएगा।
और उधर 1 से लेकर 51 तक भूलना नहीं है, ठीक ना, वो कंठस्थ होना चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है और ये हम लोग के किस में है, 112 में है। एक वित्तीय वर्ष का सरकार की जितना भी लेन देन होता है उसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष, वित्त वर्ष की शुरुआत कब से होती है? हाँ, 1 और अप्रैल फूल कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। हाँ, तो इसलिए बजट भी क्या है, 1 अप्रैल फूल है, समझे। वित्तीय वर्ष हम लोग का 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है और एक साल में जो भी सरकार की लेन देन होगी वो हम लोग का कहाँ पे होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण में होता है और ये आर्टिकल 112 में है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बजट के बारे में हम लोग फिर वो डीप में जाएंगे, ठीक ना, अभी ज्यादा नहीं जाते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। लेकिन इसका वही कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग का पॉलिटी का पार्ट है, मतलब किसके पास कितना पैसा जाएगा। तो जो बजट का व्यय होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है भारत में। भारत सरकार की क्या संचित निधि से, भारित बनी, क्या बोलते उसको, भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित, ये वाला शब्द कहाँ कहाँ आप लोग देखे हैं, याद करिए तो। ये वाला देखिए तो कहाँ कहाँ आप लिखे हैं। कहीं दिख रहा है भारत भाई? कहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे यार, आप लोग जब अनुसूची, अनुसूची पहला अनुसूची में क्या है, अनुसूचियां पहला में क्या है, राज्य। दूसरा में, दूसरा परिश्रमिक वेतन, उपलब्धि, क्या और क्या लब्धि और एक है परिलब्धि, क्या है। तो ये सब क्या है, जो भी वेतन वगैरह जो भी आ रहा है संवैधानिक पदों में, तो उसमें जब उसके डीप में जाइएगा तो लिखा हो रहा था कि संवैधानिक पदों में मतलब जैसे कि राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से होता है, सुने होंगे ना। या न्यायाधीश का, न्यायालय के न्यायाधीश का, कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से ये वेतन इनको मिलता है, सुने हैं ना। जी सर। हाँ, तो ये जो भारित व्यय होता है और ये किसका होगा, जितना बजट होगा उसी से व्यय खर्चा होगा ना हम लोग का। तो यहाँ पे जो होता है ये सदन में या संसद में, संसद में इसमें चर्चाएं तो होंगी कि चलो ये अभी राष्ट्रपति का पेमेंट बढ़ा देंगे या एमपी के सदस्यों का पेमेंट बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें मतदान नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि चर्चाएं हैं कि बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें मतदान नहीं होगा कि ये नहीं बढ़ाने के लिए, विरोध करने के लिए मतदान नहीं होगा कि नहीं बढ़ाना है। अरे जाहिर सी बात है, अगर संसद अपना पेमेंट बढ़ाएगा तो थोड़ी ना कोई दूसरा पार्टी उसको माना करे कि हम लोग ज्यादा वेतन नहीं लेंगे, बोलेंगे क्या कोई? हाँ, तो हाँ, तो लेकिन क्या ये लोग ऑप्शन ही नहीं दिए बोलने का। और इसमें जो है भारत सरकार पर संचित निधि में जो निधि से किए गए व्यय, इसमें
चर्चाएं भी होती है और मतदान भी होता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 पे स्केल शुरू किया कि नहीं, किया कि नहीं किया? अरे आप लोग कम से कम इधर ध्यान रखिए कि किस में पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या, तो 1 से 2 साल या 3 साल बाद फिर झारखंड सरकार भी बढ़ा ही देगी। समझ में आ रहा है? बस एक बार आप लोग जो 10 किलोमीटर रनिंग किए हैं ना, उसी के अनुसार 10 से 12 घंटा डेली पढ़ा करिए। कितने घंटे? 10 से 12 हाँ, अगले 40 साल सुधर जाएगा और हो सके आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगा इसी में। ये आपके हाथ में है क्या करना है अगले 2 महीना, ताकि अगले 40 साल का आप लोग को पता चलेगा क्या करना नहीं करना। तो जो भी भारित व्यय है उसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में चर्चा होती है कि नहीं, या होती है या फिर मतदान होता है कि नहीं। तो क्या होगा, मतदान नहीं होता है। लेकिन इसमें जैसे मान के चलिए जो कर्मचारी है अभी 8वां पे लागू हो गया, तो यहाँ ये लोग वोट करके इसको नहीं भी लागू करने के लिए लोग विरोध में भी वोट कर सकते थे। कहाँ पर? क्योंकि वो किस में आ रहे, भारत की संचित निधि से किए गए व्यय है। तो यहाँ मतदान करके उसका जो बढ़ाने का प्रावधान किया जाता है उसको कम भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? और इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। और ये जो भारित व्यय होता है किस में होता है, जनरली संवैधानिक पदों में जो आसीन पदाधिकारी होते हैं या जो भी महानुभव लोग होंगे, वो संवैधानिक पदों के लिए जनरली हम लोग का भारित व्यय पर होता है। समझे? और ये जो व्यय होता है अगर मान के चला अभी है तो इससे कम नहीं किया जा सकता है। आप लोग देखोगे ना कि न्यायालय का या राष्ट्रपति का वहां लिखा रहता है कि इसके काम के टाइम इसमें किसी भी तरीके का इसका जो परिलब्धियां हैं उसमें किसी भी तरीके से कटौती नहीं की जा सकती है। ये जब हम लोग राष्ट्रपति का पढ़ेंगे या फिर बाकी न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे तब वो वाला शब्दावली हम लोग को देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना? तो यहाँ इसलिए भारित व्यय पर क्या होता है, मतदान ही नहीं होता, इसलिए यहाँ कम, अगर पेमेंट जितने उससे कम नहीं जाएगा। हाँ, अगर फाइनेंशियल, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, जैसे कोरोना के टाइम ये बात उठ रहा था कि हो सके भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना पड़े। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता तो हो सके तब यहाँ कम किया जा सकता है, वरना किसी भी टाइम ये लोग का अपनी परिलब्धियों में कुछ भी प्रकार से कटौती नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है ना? और ये हम लोग का गवर्नमेंट जॉब वाला है, इसको मतदान करके कम भी किया जा सकता है, बढ़ा भी जा सकता है, वो लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों समझ में आ गया ना? भारित व्यय संवैधानिक पदों के लिए होता है और बाकी वो सब ऑफिसर लोग के लिए उधर वाला है। आगे बढ़े ना? तो अगर हम लोग ऑफिसर बनते हैं या किसी भी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो हम लोग का पेमेंट किस में जाएगा, भारत की संचित निधि से किए गए व्यय या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, किसमें जाएगा, किसमें से आएगा पेमेंट? भारत की संचित निधि से आगे, दोनों में भारत की संचित निधि ही है। तो उसके बाद आगे बोले किए गए व्यय से या भारित व्यय से? किए गए वैसे। हाँ, और अगर आपको भारित व्यय में जाना है तो अभी अगर आप लोग का एज 35 नहीं हुआ तो एक पोस्ट आने वाला है ऑल इंडिया में। कौन सा? हाँ, 35 की उम्र में बस एक ही पोस्ट आता है, अरे राष्ट्रपति वाला। बनना है क्या किसी को? नहीं बनना है ना? कुछ काम धाम नहीं रहता है, चुपचाप बैठे रहिए, साइन करते रहिए। 5 साल। हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं? बस अपना 50-50 एमपी को रखिए अपने पास, 50 प्रस्ताव करने के लिए और 50 साल उसको क्या संकल्प ये करने के लिए।
समितियां समितियां में बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जनरली 3 ही समितियां को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। समितियां फिर 2 प्रकार का होता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं हल्का सा। एक होता है परमानेंट, स्थायी, स्थायी, और एक होता है तदर्थ। तदर्थ मतलब मान लीजिए कोई एक काम आया, उस काम को देख रेख के लिए समिति बनता है। जैसे कि झारखंड में स्थानीय नीति के लिए एक समिति बनता, तो जैसे वो नीति बना या जैसे नीति अपना रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद वो समिति खत्म कर दिया जाता है। और एक समिति होगा जो परमानेंट होगा, जैसे कि कार्य संचालन समिति, तो उसमें विधानमंडल में कैसे कार्य चलाएंगे उसको लेकर आए, तो क्या है, वो तो परमानेंट है। सरकार की रिपोर्ट को जांच करना, कौन सा रिपोर्ट में क्या है नहीं है, वो सब क्या है, वो परमानेंट है, वो रहता है, उसको स्थायी बोला जाता है। और तदर्थ का मतलब कुछ विशेष टॉपिक के लिए जो समितियां बनाई जाती है। अभी अगर मान के चलिए जो HIV संक्रमित जो खून दिया गया, उसमें अगर जांच करने के लिए भी कुछ समिति बनेगी कि नहीं बनेगा, तो ये सब क्या तदर्थ समिति है, ये अस्थायी होता है। तो स्थायी समिति में हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राक्कलन समिति है पहले या लोकलेखा। लोकलेखा कौन सा समिति है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा प्राक्कलन, और एक होता है लोक उपक्रम समिति। लोक का मतलब क्या है? पब्लिक, और पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, वही होता है ना। यही होता है ना जी। तो लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति, ये सब जो समिति है, ये सरकार ने जितना खर्चा कर रही है कोई स्कीम के तहत, या कोई उसमें जैसे राफेल लाए हैं केंद्र सरकार, तो उसके लिए जांच पड़ताल होगा कि नहीं, कि सही से इन्होंने उतना पैसा दिया कि नहीं दिया, या फिर जितना पैसा दिया उतना क्वालिटी है कि नहीं, उसके लिए कोई समिति होगा ना जांचने के लिए। या फिर चारा घोटाला हुआ तो उसको जांच करेंगे ना कि कैसे हुआ, कितना घोटाला हुआ, तो रिपोर्ट सब जांच करना होगा कि नहीं। अगर साइकिल वितरण हो रहा है, ड्रेस वितरण हो रहा है, तो उसमें कितना पैसा जा रहा है, क्या उससे कम पैसे में भी ये संभव था क्या, ये सब जांच करने के लिए कोई ना कोई होंगे कि नहीं होंगे। होगा। तो वही सब की जांच करने के लिए हम लोग को जो 1919 के एक्ट के तहत, मतलब जब ब्रिटिश सरकार था तभी से शुरू हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? और मार्ले मिंटो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट क्या बोला जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, इसी का नाम था ना। तो इस एक्ट के तहत 1921 में इसका गठन होता है, किसका? लोकलेखा समिति का। इसमें वर्तमान में 22 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? सब सो गए क्या? कितना टाइम हो गया? 22 सदस्य। नहीं तो इधर गुड। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के 15 रहेंगे और राज्यसभा के 7। ठीक। इसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? विपक्ष दल के नेता रहेगा इसमें। मतलब जो विपक्ष दल है, सत्ता दल है, उसके अपोजिट दल के जो नेता है उसमें वो अध्यक्ष रहेंगे। किसमें? लोकलेखा समिति में।
कार्यकाल कितना होगा? 1 साल। कितना साल का कार्यकाल होता है? 1 साल। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कोई मंत्री नहीं बनेगा, ठीक है ना? मंत्री अध्यक्ष नहीं बन सकता है, समझ में आ रहा है? और अगर अध्यक्ष बनेगा तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो सदस्य है वही सब। इतना समझ में आ गया ना? और काम क्या है? जो सरकार की जो आय व्यय है उसकी जानकारी प्राप्त करने की, सही मात्रा में कितना होना चाहिए और क्या सही में जितना पैसा खर्च हुआ है उतना उस हिसाब से वो काम हुआ है कि नहीं। क्योंकि जो भारत की पैसा, यानी किसकी पैसा है? पब्लिक की पैसा। पब्लिक मतलब जनता, हम ही लोग के पैसे से चल रहा है ना सब। टैक्स हम ही लोग दे रहे हैं, उसी पैसे से हो रहा है ना। तो इसलिए ये सब जांच करना जरूरी होता है सरकार को। समझ में आ गया ना? फिर भी घोटाला होता है। हम जैसे लोग रहेंगे, पढ़े लिखे लोग, इधर पढ़ते रहेंगे, उधर जानकारी जागरूक नहीं रहेंगे तो घोटाला ही ना करेगा वो। तो मौका दीजिएगा तब ना। हाँ? हम लोग जात भात दारू मत देख के वोट करेंगे तो क्या होगा बताइए आप? हम लोग इसको, क्या नाम इसका जी, गजनी कितने बार हम लोग के यहाँ आक्रमण किए थे? 17 बार। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लुटेरा बोलते हैं। अरे लुटेरा, लेकिन वहां के लोग उसको क्या बोलेंगे? महान शासक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वो लूटा, इसमें हम लोग का कमजोरी है ये है ना। कोई आकर हमसे लूट के जाएगा तो ये हमारी कमजोरी है, तभी तो लूट पाया ना। तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं बोलते कि हम लोग सक्षम नहीं थे उनके सामने? हम लोग उसके ऊपर दोष देते कि वो लुटेरा था। अरे हम लोग लुटे तभी तो लोग न लूटे हैं। तो उसी टाइप से वोट वाला भी तो वही ना, वोट हम ही लोग न दे रहे हैं। वही हो रहा है ना। तो जागरूक बनिए। चलिए आइए इधर। हम नहीं देंगे तो वो बोलेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन फर्क पड़ेगा, एक से ही सुधार हो सकता है। आइए बाद में पॉलिटिक्स में आएंगे। प्राक्कलन समिति, इसका गठन होता है 1950 में। और जॉन मथाई इसके सिफारिश दिए थे। ये प्रथम उद्योग मंत्री था शायद। स्वतंत्र भारत का पहला उद्योग मंत्री यही है जहां तक लग रहा है। एक बार आप लोग कमेंट। हाँ, जॉन मथाई थे ना? कौन थे? वित्त मंत्री या कुछ मंत्री थे, मेरे को लग रहा है वित्त मंत्री होगा तब पहला। सर्च मारिए ना आप लोग एक। रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री, एक मिनट। ठीक है। 1950 वाला देखिए ना, 47 को नहीं देख रहे ना? 1950 वाला देखिए। हाँ, जो मतलब स्वतंत्र भारत का। उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री ना? हाँ,
1950 का उद्योग मंत्री थे। क्या हुआ जी? देखिए दोनों समझ में आ गया ना, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति जॉन मथाई की सिफारिश पर आया था 1950 में। इसमें भी सदस्य कितने होंगे? 30 सदस्य, लेकिन सब किसका होगा? लोकसभा का ही सदस्य होंगे। इसमें क्या था, लोकसभा राज्यसभा दोनों का था ना। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही। अगर जब सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही होगा तो अध्यक्ष भी तो लोकसभा का ही होगा ना। अरे हाँ कि ना। और इसका भी अवधि 1 साल होगा और नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर। नियुक्ति सब में लोकसभा के स्पीकर ही करता है, ठीक ना, ज्यादातर में। समझ में आया? इसका भी काम है कि जो भी लेन देन होता है, जो भी खर्चा होता है किसी स्कीम में या किसी भी सरकारी ये चीजों में, तो उसका जांच छानबीन करना कौन कौन करता है? ये प्राक्कलन समिति। लोक उपक्रम समिति में जितनी भी कंपनियां हैं या जो भी, जैसे राफेल वगैरह आ रहा है, तो उसका रिपोर्ट चेक करना। तो रिपोर्ट जनरली जो चेक कौन करते हैं? वो लोक उपक्रम समिति। और ये लोग डायरेक्ट एक देखते हैं, ये लोग, और वो जनरली रिपोर्ट के लिए रहता है। और वो भी कंपनी टाइप से ज्यादातर, जो भी मतलब इक्विपमेंट वगैरह लाते हैं उसमें। इसमें इसका बजट वगैरह सब इसमें आएगा, योजना सब इसमें आएगा, लेकिन उसमें ज्यादातर उपक्रम वाला में आता है। 1964 में आया है, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर आया है। सदस्य 22 होंगे, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। अध्यक्ष लोकसभा से आएंगे, 1 साल के लिए आएंगे, और नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। और ये तीनों का जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो सकल जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, माइक बंद करके रखिए। एकल संक्रमणीय क्या बोलते हैं पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ये चुना जाता है स्पीकर सब, ठीक ना। और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, ये जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे अच्छा से। अभी इतना ही जान लीजिए, एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। यहां से किसी को डाउट? सब गायब हो गए क्या? नहीं सर। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। हम लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं सरकार को, जो भी टैक्स या फाइन या किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं किसी न किसी को रखने दे रहे होंगे ना, या फिर कोई उनका अलग से एक अकाउंट होगा ना, कितना हम लोग टैक्स दिए हैं या फाइन भर रहे हैं। वो सब होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सब कहाँ कुछ ना कुछ निधि में वो सब रखेंगे। सरकार जो भी टैक्स लगा रहा है, रॉयल्टी प्राप्त कर रही है, तो सब कुछ ना कुछ निधियों में वो सब कहाँ रखेंगे? फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का निधियां। कितनी प्रकार की निधि है?
जनक जी सर। कितने प्रकार की निधि है? तो कौन कौन सा? संचित आकस्मिक, क्या क्या? संचित आकस्मिक, वेरी गुड। इसलिए बोल रहे हैं आप खेलना धूलना छोड़िए और पढ़ाई में लगिए, समझे? आकस्मिक कैसे होता है जी? आकस्मिक कैसे होता है ना? भारत की संचित निधि 266, लोकलेखा निधि 266 और आकस्मिक निधि 267 में है। संचित निधि में भारत सरकार की गवर्नमेंट, ये भारत सरकार के भी संसद पढ़ रहा हूँ, जब राज्य सरकार पढ़ेंगे तो उसमें भी यही आर्टिकल है। राज्य सरकार की संचित निधि, राज्य सरकार की लोकलेखा निधि, राज्य सरकार की आकस्मिक निधि, आर्टिकल सेम होगा वहां पे भी। टैक्स जितना भी आएगा, टैक्स वगैरह जितना भी आएगा सब किस में आएगा? टैक्स फाइन वगैरह जितना भी आएगा हम लोग किस में आएगा? भारत की संचित निधि पे। इसमें संचित निधि के अलावा जो भी हम लोग जमा करते हैं, जैसे बैंक में, बैंकिंग में हम लोग करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में करते हैं कि नहीं करते हैं? फ्यूचर प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि में होता है कि नहीं होता है? होता है। ये सब जितना भी होता है किसमें आएगा? लोकलेखा फंड में। उसके लिए आर्टिकल 266। और संचित निधि में जो टैक्स आएगा, फाइन आएगा, जो रॉयल्टी वगैरह आएगा सरकार की, वो किस में आएगा? रॉयल्टी वगैरह जो आएगा सब किस में आएगा? भारत की संचित निधि पे। और यही सबसे कुछ पैसा यहाँ पे दिया जाता है, रख दिया जाता है आकस्मिक निधि के लिए कि कहीं इमरजेंसी होगा तो उसको निकाला जाएगा। गांव घर में जो गुल्लक वाला होता है ना, उसी के लिए तो होता है कि कभी विपद कुछ आए तो उस टाइम उसको फोड़ के निकालना है, वही होता है ना। अरे चुका में क्या बोलते हैं आपको? गुल्लक हिंदी हो गया, आम भाषा में क्या बोलते हैं? चुकुआ। हाँ। तो ये समझ में आ गया ना कि ज्यादातर जो टैक्स की पैसा कहा जाता है हम लोग का भारत की संचित निधि पे, आर्टिकल 266। बैंकिंग पोस्ट ऑफिस वगैरह जो आता है किस में आता है? यहाँ 266 लोकलेखा में। और आकस्मिक निधि ये जो है ये राष्ट्रपति के अधीन, ये राष्ट्रपति के अधीन रहता है। किसके अधीन? लेकिन राष्ट्रपति खुद इसको संभाल नहीं पाता, इसलिए वित्त सचिव को दिया जाता है। वित्त सचिव इसका देखरेख करता है। किसके अधीन? राष्ट्रपति का अधीन। अभी जो कोरोना के टाइम अगर भारत उतना, मतलब बाकी देश के तुलना में भारत बहुत मजबूत था उस टाइम। भारत की अर्थव्यवस्था हर देश में 2.2 अंक से ज्यादा चले गए थे महंगाई, लेकिन भारत में 2 मतलब दोहरे अंक को पार नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं हमारी आकस्मिक निधि पहले से सब रखा हुआ था, वो यहाँ पे काम में आया है। समझ में आया? तो ये इमरजेंसी के लिए यहाँ रखा जाता है। तो ये 3 निधि जितनी भी भारत की जितनी भी पैसा है या पैसा जो भी है जनता की, ये 3 निधि में ही मतलब रहता है। कौन कौन सा? संचित निधि जो सरकार खुद इकट्ठा करती है, लोकलेखा नीति जो पब्लिक वाला है, बोला जाता है
आम जनता की पैसा कहाँ रखा जाता है, तो किसमें होगा, लोक लेखा में, और सरकार संचित निधि पे, और आकस्मिक निधि जो हो राष्ट्रपति के फंड में रहेगा। समझ में आ गया? जी सर। लोक लेखा समिति अभी हम लोग पढ़े थे ना, 1921 में जो बना है, जी है। और उसके साथ और क्या था, प्राक्कलन ना। ये दोनों समिति को जुड़वा बहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन। किस किस को? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। इसके पहले जस्ट जो हेडिंग था उसमें दोनों में लिख लीजिएगा अगर जगह होगा तो। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। और लोक लेखा समिति को जनता के पैसा का नियंत्रक या संरक्षक कहा जाता है। लोक लेखा समिति को जनता के पैसा का संरक्षक माना जाता है। वहां वो लिखा मैं भूल गया, ठीक ना, अभी उसमें दोनों में लिख लीजिएगा। और अभी हम लोग पढ़े ना और एक बार कि संचित निधि जो है, संचित निधि पर भारित व्यय कौन लोगों के लिए होता है? ये संवैधानिक पदों में ही ये ज्यादातर ये खर्चा हो जाता है। कौन सा? गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह। और बाकी जो लोक लेखा है यही सब हम ही लोग का पैसा में फिर ऑफिसर लोग को पैसा दिया जाता है। समझे? लोगों के पैसा का मालिक कौन है, संरक्षक कौन है? जनता के पैसा का संरक्षक कौन है? लोक लेखा समिति। हाँ, लोक लेखा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति एक दूसरे के कैसे रिलेशन है ये लोग का? बहन बहन, जुड़वा बहन है। जुड़वा बहन। मिटा देना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से पूरा जो विधायिका है, विधायिका का संसदीय क्षेत्र समाप्त हो रहा है। और सेम सिमिलर करके हम लोग इसको राज्य विधानमंडल में पढ़ेंगे। और ये काम कौन करेगा? कौन करेंगे? कौन सा काम सर? पूरा रामायण खत्म हो गया, बोलिएगा सीता कौन है राम के ना। अभी जितना संसद के लिए जो बताए, सदन बताए, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष का काम धाम, राज्यसभा के सभापति उपसभापति बताए, कितना सदस्य नहीं है, ये सब सिमिलर किसमें जाएगा? राज्य विधानमंडल में। तो राज्य विधानमंडल का काम कौन करेगा? बोलिए कि मैं ही करा दूं क्या? क्या हुआ जनक? कुछ नहीं है। कुछ बोलना नहीं है? क्या हो, बाकी सब चुप काहे हो गया? अपने काम करने बोले तो सब चुप क्या? विष्णु, जगदीश, कौन कौन थे कल? अभी बहुत चिल्ला रहे थे, आपने बोले तो एकदम चुपचाप हो गए। हाँ सर। क्या अपने से करने में क्या होगा? कुछ नहीं। राज्यसभा में जो जो काम आए कौन करेगा? विधान परिषद। लोकसभा में जो जो काम होगा विधानसभा। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, किसी किसी में आर्टिकल अलग होगा, तो आर्टिकल को बस अलग से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। यस सर। राष्ट्रपति का काम कौन कर रहा है? गवर्नर। राज्यपाल। और क्या ऐसा टॉपिक था जो वहां पे होगा हम लोग का? इतना ही तो है। बाकी संसद का आहुति, सदन में 17 का आहुति संसद में कौन करेंगे?
राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल में 17 का आहुति कौन करेंगे? गवर्नर। राज्यपाल। राज्यपाल। संसद में 17वां आसन कौन करेंगे? अरे ये भी तो राष्ट्रपति ही करता है ना। बुलाने का जो। हाँ, 17वां आसन मतलब 17 खत्म हुआ वाला। और विधानमंडल में भी 17वां आसन कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल। यहाँ अगर राज्यसभा में सभापति उपसभापति बोला जाएगा तो यहाँ पे भी सभापति उपसभापति 30 साल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 30 साल, यहाँ पे भी 6 साल तक रहेंगे, यहाँ पे भी 6 साल तक रहेंगे, यहाँ पे भी प्रत्येक 2 साल में 1/3 निकलेंगे, यहाँ पे भी प्रत्येक 2 साल में 1/3 निकलेंगे। लोकसभा में 5 साल टेन्योर रहेगा, विधानमंडल में भी 5 साल रहेगा, 25 साल मिनिमम एज, यहाँ पे भी 25 साल मिनिमम एज रहेगा। ये भी विखंडित होता है राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, और विधानसभा भी विखंडित होता है ना, क्या बोलते उसको? विखंडन विखंडित होगा। ठीक। राष्ट्रपति क्या? हर राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं होता है? विधान परिषद वहां पे होता है जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। जनरली या तो जनसंख्या ज्यादा है या फिर क्षेत्र ज्यादा हो, वहां पे विधान परिषद होता है। अभी वेस्ट बंगाल बार बार मांग कर रही कि हमें भी विधान परिषद दो, लेकिन अभी तक उसको नहीं दिया गया, ठीक ना। ओडिशा में पहले विधान परिषद था, अभी नहीं है, ठीक ना। तो विधान परिषद जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा था और या फिर जहाँ क्षेत्र ज्यादा है वहीं पे होता है। तेलंगाना लेकिन छोटा है, फिर भी कुछ काम होगा, कुछ वो लोग अपने से रखे होंगे, या फिर अरे तो ये डिसाइड कौन कर रहे? केंद्र सरकार ना। हाँ सर। तो केंद्र सरकार वो लोग के पास उस टाइम कुछ तालमेल अच्छा हुआ होगा या रॉयल्टी अच्छा दे रहा होगा। लेकिन हाँ, वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश में था, वो तेलंगाना हो गया तो तेलंगाना में भी वो लागू कर दिया गया, ये चीज हुआ है। तो ये कोई कॉन्शियस, ये मतलब ये कोई ऐसे नहीं, वहां पे भी कुछ वो लोग का किए गए हैं। तो विधान परिषद होने से एक चीज होता है कि अगर मान के चलिए कोई ऐसे चुनाव नहीं जीत पाता है तो उसको विधान परिषद से लेके आओ। नीतीश कुमार का भी तो ऐसे ही होता है ना। लेकिन सर हम लोग को नहीं दिया है। हम लोग कभी मांग किए, आज तक झारखंड सरकार कभी बोल रहे हैं कि हमें विधान परिषद चाहिए? इनको खुद का अपना रॉयल्टी से ऐसे समझौता करने नहीं आ रहा है, विधान परिषद कहां से मांगेगा? अभी बिहार से तो 5 साल कहा मेंबर ही नहीं ले पाए। एक्चुअली उसके लिए सरकार को मजबूती से अपनी बात रखना होगा सेंट्रल में। झारखंड में विधान परिषद से ज्यादा जरूरी है यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी बहुल एरिया है, समझ रहे हैं। और विशेष राज्य का अगर दर्जा मिलेगा तो हम लोग कोई भी स्कीम का 90% कौन देंगे? सेंट्रल, और 10% हम लोग अपना। ग्राम सभा के पास पूरा पावर रहेगा, समझ रहे हैं। तो और वो चीज ऐसे झारखंड सरकार की भी गलती, अभी तक इन्होंने पेशा एक्ट को लागू नहीं कर दिया। आदिवासी बहुल एरिया होने के बावजूद सरकार आदिवासी क्या है अभी तक फिर भी नहीं होने दिया। अगर ये चीज होता तो जो भी छोटे मोटे जैसे टूरिस्ट पैलेस है, अभी आप जैसे कहीं टूरिस्ट पैलेस जाइएगा तो वहां की ग्राम समिति वहां से पैसा इकट्ठा कर सकता है पार्किंग के लिए, कुछ और भी वहां जो भी होगा उस टाइप से लोग समिति के हिसाब से पैसा ले सकता है। ये सब पैसा एक लागू होगा तो और बेहतर से किया जा सकता है। अभी कोर्ट के जजमेंट आने के बाद अभी जो बालू ये हो रहा था, उसको क्या बोलते उसको? बालू, अरे माफिया नहीं, बालू का जो खदान का जो नीलामी हो रहा था उसको रोका गया है कि पहले पैसा लागू करो उसके बाद करेंगे। ये सब सरकार को अपना कुछ यहाँ का होश नहीं, कोर्ट बार बार ये लोग को होश दिला रहे, फिर भी सरकार जग नहीं रही। और ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बाहरी ये से भरा हुआ है,
मतलब बाहरी मानसिकता से। नहीं तो अगर झारखंड सरकार एक इतने दिन से हुआ राज्य है तो अपने राज्य जो होता है क्या बोलते हैं अपने एरिया के आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी नमेरा में मात्र 9 दिन में सब कुछ हो गया था कि नहीं हुआ था? कितना दिन लगा था शिबू सोरेन जी का जो ये हुआ उस टाइम? नेट आया, पिच रोड बना, इंफ्रास्ट्रक्चर सही से बना। तो 25 साल में बाकी और भी तो गांव हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता था तो लेकिन करेगा नहीं। हाँ, तो वही चीज ना है। अगर यदि करेंगे तो लोग पढ़ेंगे और लोग पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे ना कि सही क्या है गलत क्या है। फिर उन लोग का भी वोट कट जाए। हाँ, समझ में आया? सब पॉलिटिक्स है भाई।